ज्वेलरी शॉप की अगर आपकी दुकान है या ज्वेलरी का आपका शॉप है और आप चाहते हैं कि आप उसकी मार्केटिंग कीजिए, तो आप सबसे पहले अपने वहाँ पर ये देखिए कि आपके वहाँ बिकता क्या है। अगर हमने 10-12 प्रोडक्ट ऐसे बनाया है जिसका डिमांड ज़्यादा है और उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसके लिए प्रमोशन और एक्सपेंड करने के लिए स्पॉन्सर चाहिए। एक मॉडल मैं आपको और भी बताता हूँ, उसको कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ भी कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए जो थोड़ा बहुत फ्री हो। मेरा सवाल है, उधार आप देते ही क्यों हो? अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि उधार वही देते हैं जिनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी बनाइए। अगर आपका रिटेल का गारमेंट का बिजनेस है तो सबसे पहली चीज़ आप कीजिए, आप मार्केटिंग ऐसे कीजिए, ब्रांडिंग ऐसे कीजिए ताकि आपके वहाँ से कोई उधार ना लेकर जाए। कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक Q&A सेशन में, जहां पर फिर से मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा जो आपने कमेंट में पूछा था। और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब इस तरीके से वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाके आप ज़रूर सवाल लिखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दें। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, शूज के बिजनेस में ग्रोथ के आइडियाज क्या है? देखिए, शूज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो दो चीजों के ऊपर मैटर करता है। पहला एक डिस्प्ले और दूसरा होता है आपकी सर्विस। क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी तो अच्छी होती है, आपकी प्रोडक्ट का प्राइस भी अच्छा होता है और मार्केट में बहुत सारे दुकानें होती हैं, लेकिन कस्टमर वहां पर जाता है जहां पर अच्छा दिखता है। तो पहली चीज आपको आपके डिस्प्ले को बढ़िया तरीके से डेकोरेट करना पड़ेगा। मैंने बहुत जगह पर देखा हुआ है कि शूज के जो दुकान वाले होते हैं, जो शूज की दुकान चलाते हैं, वो अपने डिस्प्ले में शूज को ऐसा नॉर्मल तरीके से रख देते हैं। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा डिस्प्ले आप उसको सजाइए। और इसके लिए आप YouTube पर जा सकते हैं, हाउ टू सेट डिस्प्ले इन शूज स्टॉल। ऐसे करके अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे कि शूज का डिस्प्ले कैसे सजाए, ताकि बाहर का जो कस्टमर है वो आपके डिस्प्ले को देखकर आपके वहां पर वो आना चाहे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको डिस्प्ले बेहतरीन तरीके से सजाना है ताकि बाहर से अगर कोई कस्टमर गुजर रहा है तो उस कस्टमर को आपका डिस्प्ले देखकर आपके दुकान में आने का मन करे। और दूसरी चीज है ट्राई करवाना। अधिकतर मैंने एक चीज देखी हुई है, जिस चीज को कस्टमर ट्राई करता है उसको खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि कस्टमर अगर आपके वहां पर आया, कोई चीज अगर वो देख रहा है, कोई चीज वो पसंद कर रहा है, कोई चीज वो टच कर रहा है, तो आप उसको कोशिश कीजिए एक बार ट्राई करने के लिए आप उसको कहिए। अगर वो ट्राई करता है तो संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका कस्टमर वो चीज पसंद कर लेगा, क्योंकि जो चीज को हम ट्राई करते हैं उसके पसंद आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ये दो चीजों के ऊपर आप कोशिश करेंगे, अगर ये दो चीजों के ऊपर आप मेहनत करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको एक कस्टमर का अच्छा फुटफॉल मिलेगा। और तीसरी जो सबसे बढ़िया चीज जो है वो आपको करने की जरूरत है, वो आपके कस्टमर का टेस्टिमोनियल लीजिए। जी हाँ, आपके वहां पे कोई ग्राहक आया, उसने आपके शूज के स्टोर को देखा, आपकी चीजों को पसंद किया और परचेस किया, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए कि सर हमारे वहां पर आपको क्या अच्छा लगा, क्या हमारे वहां पर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, डिस्प्ले अच्छा लगा, हमारी प्राइसिंग अच्छी लगी, हमारी सर्विस अच्छी लगी, या हमारे वहां पर कोई और चीज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप बताइए। अगर आपका ग्राहक ये सारी चीजें बता रहा है, उसको वीडियो फॉर्म में आप जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए और आप अपने कस्टमर्स को ये सारे टेस्टिमोनियल दिखा के आपके नए कस्टमर बना सकते हैं। क्योंकि आपकी दुकान के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप बोलोगे तो शायद कस्टमर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन कोई तीसरा पर्सन बोलेगा तो ज़रूर आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी दुकान के बारे में लोग भरोसा करेंगे। और यही टेस्टिमोनियल का यूज़ आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। अपने वहाँ पे कोई अगर टीवी या कोई डिस्प्ले लगा के अगर वहाँ पर ऐड चला रहा है तो वहाँ पर भी आप इनका यूज़ करके अपने कस्टमर को ट्रस्ट दिला सकते हैं कि आप जो बेच रहे हैं वो अच्छी है और कस्टमर को वो चीज लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने शूज के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सर मैं टेंट हाउस का बिजनेस कर रहा हूं, इसको कैसे आगे बढ़ा करें? तो टेंट हाउस के बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास कौन कौन से कंसेप्ट हैं।
कई बार मैंने लोगों को देखा, खास करके गांव के इलाकों में, जहां पर शादियां वगैरह घर पर होती है, जहां पर मैरिज हॉल नहीं होते हैं, या फिर जहां पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है कि बड़े बड़े पार्टी प्लॉट्स हो, तो ऐसी जगह पर टेंट हाउस बहुत चलता है। अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने वहां पे कंसेप्ट लेकर आइए। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि जैसे कि आपके वहां पर कैसा आपका सामियाना आप बनाते हो, आपके वहां पर कितने तरह के सामियाने हैं, आपके वहां पर कितने तरह के सोफा हैं, आपके वहां पे कौन कौन सी चीजों के लिए आप टेंट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके वहाँ पे पूजा के लिए क्या है, शादी के लिए क्या है, सगाई के लिए क्या है, मेहंदी के लिए क्या है। हर इवेंट के लिए आप अपने लिए अपने पास एक प्रोडक्ट तैयार कीजिए कि अगर आपके घर पे किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर शादी है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई पूजा है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, या कोई और फंक्शन है, बर्थडे है, तो आप अपने वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आपके इस टेंट के बिजनेस को टेंट का बिजनेस ना बना के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाइए, जहां पर आप लोगों के इवेंट को मैनेज करिए। वहां पर आप हर वो चीजें प्रोवाइड कीजिए जो एक कस्टमर को जरूरी होता है। जैसे मानिए कोई भी इवेंट मैनेजर होता है, उसके पास में खाने वाले का कॉन्टेक्ट डिटेल होता है, उसके पास में लाइट वाले का कॉन्टेक्ट डिटेल होता है, उसके पास में बहुत सारे और भी जितने भी खाने पीने के या फंक्शन में काम करने वाले लोग हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रसोईया हो, चाहे राशन वाला हो, चाहे किराने वाला हो, ये सब लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल उसके पास में होता है। तो आप अपनी कंपनी बनाइए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाइए, जहां पर लोगों को इवेंट को आप प्लान करके दीजिए। अगर उनके घर पे शादी है तो आप उनको बताइए कि सर आपकी शादी में हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली के अंदर एक कंपनी ने एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया, और वो बिजनेस शुरू किया क्या चीज़ का, मैं आपको बताता हूं। वो बिजनेस है कि अगर आपके घर में किसी के डेथ हो गई है तो सिर्फ आप ये बताइए कि आपका कास्ट क्या है, और आपके डेथ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करने वाली है वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप सिर्फ एक कॉल हमें कीजिए। जी हाँ, आज लोगों ने मरने के लिए भी ऐसे बिजनेस शुरू कर दिए और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज मानिए मेरे घर के अंदर या किसी के घर पे किसी की मृत्यु हुई है, तो शायद हमें कुछ चीज़ें याद हो, कुछ चीज़ें याद ना हो, कुछ चीज़ें मिल जाए, कुछ चीज़ें ना मिल जाए। तो कंपनियां ऐसी भी बन गई है कि आप सिर्फ अपना कास्ट बताइए कि आपका कास्ट, आपका धर्म कौन सा है। आपके धर्म में जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी विधियां होती हैं, वो सारी चीज़ों के लिए हम आपके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे सिर्फ एक कॉल के ऊपर। तो आप भी अपने वहां पर एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाइए हर इवेंट का। आपके घर में किसी भी तरह का इवेंट है, उन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे पूजा हो, चाहे बेबी शावर हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, सगाई हो, हल्दी हो, मेहंदी हो, या फिर घर भोज हो, या किसी भी तरीके का गृह प्रवेश हो, ये हर तरह का आप अपने बिजनेस में एक इवेंट बना के रखिए और ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी कंपनी बना लेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, सर ज्वेलरी शॉप का ग्रोथ कैसे करें, मार्केटिंग आइडियाज। ज्वेलरी शॉप की अगर आपकी दुकान है या ज्वेलरी का आपका शॉप है और आप चाहते हैं कि आप उसकी मार्केटिंग कीजिए, तो आप सबसे पहले अपने वहाँ पर ये देखिए कि आपके वहाँ बिकता क्या है। अक्सर मैंने ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ये देखा हुआ है कि आप अपने हिसाब से आपकी प्रोडक्ट रखते हैं, और ये बिल्कुल तरीका गलत है। आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट नहीं, आपको आपके डेटा के हिसाब से प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत है कि आपके वहाँ पे कस्टमर किस तरह के आते हैं। अगर मानिए आपके वहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और आप बड़े बड़े हार के 2 सेट या 3 सेट आप रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को घर में शादी है तो उसको अगर हार का सेट चाहिए तो क्या आपकी दुकान पे आएगा जहां पर 2 सेट पड़े हैं, या उस दुकान में जाएगा जहां पे 200 सेट पड़े हुए हैं? ऑब्वियसली 200 वाले सेट पे वो जाएगा, आपके वहां नहीं आएगा। तो आप बड़ी प्रोडक्ट को ना रख के आप अपना डेटाबेस उठाइए और देखिए आपके वहाँ पे किस चीज़ की बिलिंग ज़्यादा होती है। क्या छोटे प्रोडक्ट आपके वहाँ बिक रहे हैं, तो आपका जो स्टॉक है वो छोटे प्रोडक्ट का ज़्यादा होना चाहिए। जिस चीज़ की बिक्री ज़्यादा हो रही है आपके वहाँ पर वो स्टॉक ज़्यादा होने चाहिए। और याद रखना, हर ग्राहक को आप अपना कस्टमर बनाने की कोशिश मत कीजिए। हर कस्टमर हर कंपनी के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपके ज्वेलरी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना स्टॉक मेंटेन कीजिए। दूसरी चीज, आपको आपके वहां पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप में आपको अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपी है या
आपके बिजनेस की जो खासियत है, जैसे कि मानिए अगर आपके वहाँ पर अंगूठी आप रखते हैं तो आप ऐसा बताइए कि 1000 से ज़्यादा अंगूठियों का कलेक्शन हमारे पास में है। आप सिर्फ एक चीज़ की मार्केटिंग कीजिए जिसकी मास्टरी आपकी है। आप ऐसा मत बताइए हम ज्वेलरी के शोरूम में हमारे वहाँ सब मिलता है, ऐसा मत बताइए हमारे वहाँ पे डिस्काउंट रेट पे मिलता है, ऐसा मत बताइए कि हमारे वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ऐसा मत बताइए कि हमारे वहाँ पर सब मिलता है। नहीं, आप सिर्फ एक चीज़ की मार्केटिंग कीजिए जिसमें आपकी मास्टरी है। हो सकता है आपके पास नोज पिन हो तो आप नोज पिन की ऐसी मार्केटिंग कीजिए कि आपके अलावा नोज पिन में कोई मास्टर है ही नहीं। आपके वहाँ अंगूठी ज़्यादा है तो आप अंगूठी की ऐसी मार्केटिंग कीजिए कि आपके अलावा अंगूठी में और किसी भी आसपास के ज्वेलरी शॉप में वैसी अंगूठियाँ अवेलेबल नहीं है। तो आपको स्पेसिफिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी सिर्फ उस चीज़ की जो आपके वहाँ पे सबसे बेस्ट है। तो आप ये 2 चीज़ कीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है कि आपके वहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उन कस्टमर से आप अपना फीडबैक लीजिए कि हमारे वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी वो हमें बताइए और कौन सी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है आप वो बताइए। आपके वहाँ पर थोड़ा सा आपको आपका इंटीरियर डेकोरेशन वो बहुत मैटर करता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री लग्जरी बिजनेस है, लग्जरी बिजनेस में कहाँ पर प्रोडक्ट बिक रही है ये बहुत मैटर करता है। तो आपको आपके शोरूम पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपके शोरूम को थोड़ा डेकोरेटिव बनाइए, थोड़ा सजा कर रखिए। आपके वहाँ जो टीम मेंबर हैं उनको अच्छे ड्रेस कोड दीजिए, उनको थोड़ा सा इंग्लिश बोलना भी सिखाइए, थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दीजिए और ये सारी चीज़ें करके आप अपने कस्टमर को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका कस्टमर आपके वहाँ आएगा, बिल बना के जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ज्वेलरी की मार्केटिंग करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। हमारा चौथा सवाल है, सर हमने 10-12 प्रोडक्ट ऐसे बनाया है जिसका डिमांड ज़्यादा है और उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसके लिए प्रमोशन और एक्सपेंड करने के लिए स्पॉन्सर चाहिए। मार्केटिंग शुरू कीजिए। जितने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में समझेंगे, उतने ज़्यादा स्पॉन्सर, इन्वेस्टर और कस्टमर मिलेंगे। याद रखना, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन अगर वो लोगों को पता नहीं है तो आप कभी भी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा है तो आप उसकी पूरी तरीके से मार्केटिंग करना शुरू कीजिए फुल फोर्स में। और कई बार लोग बोलते हैं सर मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मार्केटिंग करने के लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ नीयत चाहिए। सोशल मीडिया पूरा फ्री है, सोशल मीडिया का जितना यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कीजिए। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मानिए कि आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है और किसी के पास में कोई दूसरी प्रोडक्ट है, तो आप दोनों लोग मिलके मार्केटिंग का बजट बना सकते हैं और दोनों प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कि एयरटेल और एप्पल करता है। तो यहाँ पर कंपटीशन का कोई सवाल नहीं उठता है और दोनों की प्रोडक्ट अच्छे तरीके से प्रमोट हो सकती है। तो आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर बनने की संभावना है और जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, इन्वेस्टर, स्पॉन्सर आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे। याद रखना, जब तक आपका बिजनेस मार्केट में चल नहीं रहा है तब तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देगा, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। तो अगर आपके बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको लॉन्च करके कुछ कस्टमर का फीडबैक लीजिए। आपके कस्टमर से आप पता कीजिए कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है और इस प्रोडक्ट के अंदर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें लेकर आप जब किसी इन्वेस्टर या किसी स्पॉन्सरशिप के साथ आप बात करेंगे तो ज़रूर आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके मार्केटिंग करना शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए और ख़ास करके सोशल मीडिया का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप उसका यूज़ ज़्यादा कीजिए। हमारा 5वां सवाल है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें? जैसे मेरा काम एक्सरे एंड फिजियोथेरेपी का है। याद रखना कि आपके बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया एक बेस्ट तरीका है, लेकिन एक मॉडल मैं आपको और भी बताता हूं, उसको कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ भी कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए जो थोड़ा बहुत फ्री हो, और अगर उसमें किसी को और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप उसका प्रीमियम ले सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो मेडिकल इंडस्ट्री में बॉडी टेस्टिंग मतलब बॉडी को जो चेकअप करना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, और इसके पीछे का पर्पज़ ये होता है कि आप अगर बॉडी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो बहुत सारे कस्टमर आपके पास आएंगे, चलो बॉडी टेस्ट फ्री में करने को मिल रहा है तो एक बार करवा ही लेते हैं, उनका डेटा आपको मिल जाएगा, उन्हीं लोगों को आप अपनी
कोई ऐसी प्रोडक्ट, प्रीमियम वाली प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, और जिस बंदे ने आपकी फ्री की चीज़ें टेस्ट की है तो उसके आपके किसी भी प्राइस के ऊपर जाने के लिए वो इजीली तैयार हो जाएगा। तो आप प्रीमियम मॉडल पर जाइए, कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दीजिए। आप क्या ऐड कर सकते हैं एक बार उसको आपको सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके ग्राहक आ रहे हैं या फिर कुछ नए कस्टमर को बुलाने के लिए आप फ्री के अंदर ऑफर कर सकते हैं, तो उन लोगों को ऑफर करिए थोड़ा सा फ्री, और उसके बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट आप पिच कीजिए जो आपके प्रीमियम हो, जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आप इसका यूज़ जो है वो मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा कीजिए कि मेरे वहाँ पर, जैसे एज एग्जाम्पल मानिए मैं किसी बिजनेस की कंसल्टिंग करता हूं, तो मैं उसको क्या ऑफर कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं सर आपके बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं फाइंड आउट करके दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस के खुद वो सर्विस कर सकते हैं, खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो एज अ कंसल्टेंट आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस के अंदर कोई फ्री का आप कोई मॉडल लेकर आइए, और उसके बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाइए जो आपका प्रीमियम कस्टमर देने के लिए तैयार हो सके। तो इस तरीके से आप प्रीमियम मॉडल का यूज करके अपने इस एक्सरे के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्लाईवुड रिटेल में उधारी कैसे मैनेज करें। मेरा सवाल है, उधार आप देते ही क्यों हो? अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि उधार वही देते हैं जिनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी बनाइए, आपकी क्वालिटी सुधारिए, आपके सर्विसेज को सुधारिए, आपके मटेरियल्स को सुधारिए। और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी अच्छी है, तो आप मार्केटिंग करके एक ब्रांड बनाइए। आज समझिए सेंचुरी प्लाई है, अगर आप उसको उधार पर लेना चाहेंगे तो हो सकता है शायद वो आपको ना दे। क्यों? क्योंकि उसने ब्रांड बनाई है, उसके बारे में लोगों को पता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड बनाई है और जो अभी भी अपनी ब्रांड बना रहे हैं। और आप ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको एडवांस पैसा देना पड़ेगा। तो आपको भी अगर मार्केटिंग करनी है, आपको भी अगर अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है, और ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आप चाहते हैं कि आपको भी मिले ताकि आपकी उधारी बंद हो सके, तो आप अपने बिजनेस के अंदर ब्रांड बनाइए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आपके बारे में बताइए, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कस्टमर आएगा जिसको वाकई में आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ना कि उधारी की। याद रखना, जिसको आप उधार दे रहे हो वही बंदे के पास जब पैसा होता है तो वो आपके पास नहीं आता है, वो किसी और के पास जाता है। और वो कौन है जिसके पास वो जाता है? वही है जिसकी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी आपसे बेटर है। तो जिसके पास अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विस है, उसको पैसा कैश में मिलेगा। और जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या सर्विस अच्छी नहीं है या फिर बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो उससे लोग उधार में लेना ही चाहेंगे और आपको उधार देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं अगर मैं उधार नहीं दूंगा। तो अगर आप उधार दे रहे हैं तो या तो आप आपकी इंडस्ट्री को जो गलत नॉर्म्स है, जो गलत तरीके हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, या तो अगर आप उधार दे रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट या क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि मेरी प्रोडक्ट या क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी सुधार करने की रिक्वायरमेंट है या फिर मुझे एक ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। अगर ये दो में से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर लेते हैं तो आपकी उधारी बंद हो सकती है और आपका कस्टमर आपको कैश देकर जाएगा आपकी प्रोडक्ट लेने के टाइम पे। हमारा सातवां सवाल है, सर मेरा रेडीमेड गारमेंट का रिटेल का शॉप है, कैश फ्लो का कंट्रोल एंड मैनेज के ऊपर गाइडलाइन के लिए वीडियो बनाइए। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को काफ़ी इफेक्ट करता है, इसको मैनेज का रास्ता बताइए। अगर आपका रिटेल का गारमेंट का बिजनेस है तो सबसे पहली चीज़ आप कीजिए, आप मार्केटिंग ऐसे कीजिए, ब्रांडिंग ऐसे कीजिए ताकि आपके वहाँ से कोई उधार ना लेकर जाए। अगर आपकी बिजनेस उधारी पे चल रही है या आपके वहाँ कस्टमर जो आ रहे हैं उधार पर लेकर जा रहे हैं, तो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट कभी भी आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ हमेशा कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग करके आपको अपने कस्टमर के पास से कैश लेना शुरू करना पड़ेगा, पहली चीज़।
अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो दूसरी चीज आपको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए कि कहां पर आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अननेसेसरी है, जहां पर शायद थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो आपके एक्सपेंसेस बच सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उस एक्सपेंसेस को जो अननेसेसरी है उसको कंट्रोल कीजिए। तीसरी चीज, प्रॉफिट का पूरा हिस्सा घर मत लेकर जाइए। आप भी अपने लिए एक सैलरी बनाइए और आप जैसे हर महीने अपने स्टाफ की सैलरी करते हैं, आप भी अपनी वो सैलरी उसी दिन कर दीजिए और उसके अलावा का बाकी सारा पैसा आपके बिजनेस के अंदर दीजिए। हो सके तो उसी पैसे से आप खरीदी कैश में कीजिए ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सके तो उसी पैसे का यूज आप टेक्नोलॉजी बनाने में कीजिए ताकि आपके कस्टमर के साथ में लगातार आप बने रहें। आप सीआरएम कर सकते हैं। हो सकता है उसी पैसे का यूज आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में कर सकते हैं, मार्केटिंग करने में कर सकते हैं, नई टीम हायर करने में कर सकते हैं और ये सारी चीजें करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी होगी जब आपका कैश फ्लो मजबूत होगा, और आपका कैश फ्लो मजबूत या कमजोर आप ही करते हो। कई बार मैंने लोगों को ये चीज कितनी बार बताई हुई है कि बिजनेस का पूरा प्रॉफिट आपको कभी घर नहीं लेकर जाना चाहिए, कभी आपको बिजनेस का पूरा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। आप भी अपने लिए एक सैलरी नक्की कीजिए कि इतनी ही सैलरी मैं लेकर जाऊंगा और इसके अलावा मैं प्रॉफिट का जो हिस्सा है वह मैं कंपनी में रखूंगा। शायद आपको पता भी हो, मुकेश अंबानी की भी सैलरी है। हर महीने वो 8 या 15 करोड़ के बीच में वो हर साल वो सैलरी लेते हैं और बाकी का सारा पैसा जो रिलायंस का है वो कंपनी में होता है। वो सैलरी के अलावा अपनी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। वो बाकी सारे जो खर्चे करते हैं, उनके पास स्टॉक का डिविडेंड होता है, उनके पास और भी जगह से पैसे आते हैं, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी में ही रहता है। और यही कारण है कि रिलायंस को कोई नई फैक्ट्री चालू करना है तो तुरंत के तुरंत चालू कर लेते हैं, लेकिन हमें हमारे वहाँ पे एक छोटा सा मशीन लगाना है बायोमेट्रिक 10,000 का, हम वो भी नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हमारा कैश फ्लो बहुत वीक होता है और ये वीक बनाने वाले हम ही हैं। इसको कमज़ोर हमने ही बनाया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारे खर्चे करने के बाद बाकी जितना पैसा बचा वो सब मेरा, और यही गलती के कारण एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पाता है। अपनी एक दुकान को 2 दुकान या एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। तो आपके कैश फ्लो को स्ट्रांग कीजिए। आपकी कंपनी में पैसे होने चाहिए। आपको वैसा सिस्टम, वैसा डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा और तभी आपका कैश फ्लो स्ट्रांग बनेगा। और हमारे आज का लास्ट सवाल जो है, सर मेरा टीवी का शॉप ओपन किया है सर, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बहुत परेशान हूं और कर्जा ज़्यादा हो गया है। तो आपका परेशानी का जो सबसे बड़ी वजह है वो कस्टमर नहीं आ रहा है। तो कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कस्टमर हो सकता है आपके बारे में जानते ही ना हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने जिस जगह पर अपनी दुकान खोली हो वहाँ पर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ना हो। तो आप ज़रा चेक कीजिए, या तो आपके कस्टमर आ नहीं रहे हैं या तो आपने जहाँ दुकान खोली है वहाँ पर वैसे कस्टमर है नहीं। तो आप इन 2 में से किसी भी चीज़ को करेक्ट करेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मानिए कि आपके वहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग के अंदर खासकर आप कुछ ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग कीजिए जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो रिटेल शॉप के जो बिज़नेस के मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं कि टीवी के ऊपर 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इसको मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी मार्केटिंग मत कीजिए। मार्केटिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से कीजिए, थोड़ा सा कंटेंट का यूज कीजिए कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप हमारे वहाँ आइए, हम सस्ता नहीं अच्छा देते हैं। अगर आज आपने हमारे साथ काम किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसे कुछ मार्केटिंग का कंटेंट बनाइए ताकि आपके जो कस्टमर है ना, आपको बाकी सब लोगों से कंपेयर ना करें। कई बार क्या होता है, आपका ग्राहक आपके वहां आता है और बोलता है मैं आपके वहां से क्यों लूं, यही रेट पे यही प्रोडक्ट दूसरी जगह से मिल रही है, तो आपके वहां से लेने की क्या वजह, या मैं क्यों लूं? और हमारे पास जवाब नहीं होता। ये जवाब ढूंढिए। आपके कस्टमर को ये बताइए कि बाकी लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, या फिर बाकी लोग ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो आप कस्टमर को दे पा रहे हैं या दे रहे हैं। आप जब तक अपने लिए कोई यूएसपी नहीं डेवलप करेंगे, कोई ऐसी खासियत अपने बिजनेस के अंदर डेवलप नहीं करेंगे, आपका कस्टमर आपके वहाँ नहीं आएगा।
तो आपको आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर लेकर आना है तो पहली चीज़ मार्केटिंग। जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी दुकान के बारे में बता सकते हैं, आप बताइए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर आपके जो कस्टमर आ रहे हैं उनको सर्विसेज अच्छी तरीके से दीजिए। उनको आप है ना प्रोडक्ट बेचने के साथ में सर्विस ऐड करके दीजिए कि आने वाले 1 साल तक या आने वाले 6 महीने तक अगर आपके वहाँ कोई भी चीज़ होती है तो हम एएमसी भी करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसमें आप उनको बताइए कि सर 6 महीने के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारा बंदा आपके घर पर आकर आपकी चीज़ों को सॉल्व करके जाएगा। आप ऐसी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज आप चालू कर सकते हैं जिससे आपका कस्टमर आपके वहाँ आएगा और अपने साथ दूसरे नए कस्टमर को भी लेकर आएगा। तो आप मार्केटिंग कीजिए, कुछ आप कंटेंट बनाइए ऐसा जिससे आपके कस्टमर आपके वहाँ आने पे मजबूर हो। तीसरी चीज़, आप कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड कीजिए आपके बिजनेस के अंदर, आपके कस्टमर को बढ़िया सर्विस दीजिए। ये सारी चीज़ें करके आप अपने कस्टमर को बुला सकते हैं और आपका कस्टमर आपके वहाँ आएगा और आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये सारे के सारे सवाल थे जिनके जवाब मैंने आज दिए हैं। ऐसे आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे। मैं चाहता हूँ आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके उन सवालों का जवाब दूँ जो आप जानना चाहते हैं, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीरियस हैं तो सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया का हर छोटा बिजनेसमैन बड़ा बने और इंडिया की इकोनॉमी बड़ा बने और फिर से हम भारत एक सोने की चिड़िया बन पाए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और बातें करेंगे किसी और क्वेश्चन के, किसी और जवाब के बारे में। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।